back to my YouTube channel Study with Nivedita. How are you all? Hope you all are doing well. So today we are going to continue P block chapter topic group 16. ग्रुप 16 के जनरल ट्रेंड्स हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिए थे. अब हम इसके कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे. ग्रुप 16 में जो हमें पहला कंपाउंड पढ़ना है वो है डाईऑक्सीजन. डाईऑक्सीजन यानी कि O2. हम लोग सब लोग जानते हैं अच्छे से डाईऑक्सीजन यानी कि O2. O2 की प्रिपरेशन के बारे में देख लेते. देखिए पहला स्टेप क्या दिया हुआ है, हीटिंग सॉल्ट कंटेनिंग ऑक्सीजन, क्लोरेट या नाइट्रेट. ऐसे सॉल्ट जिसमें ऑक्सीजन का कंटेंट हो उनको हीट करने पर हमें ऑक्सीजन मिलता है. ठीक है, कौन कौन से सॉल्ट लिए गए यहाँ, क्लोरेट, नाइट्रेट एक्सेट्रा. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक दिया हुआ है KClO3, पोटेशियम क्लोरेट है. ये पोटेशियम क्लोरेट को हीट किया गया है MnO2 के प्रेजेंस में, तो हमें क्या मिल रहा है 2KCl + 3O2. ठीक है, और दो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल मिले. ये कौन सा ऑक्सीजन है, डाईऑक्सीजन. द सेकेंड वन इज थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ मेटल ऑक्साइड. मेटल की ऑक्साइड का थर्मल डिकम्पोजिशन. थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है, हीट की प्रेजेंस में उसको डिकम्पोज करना है. यानी कि अगर कोई बड़ा मॉलिक्यूल है तो हीट की प्रेजेंस में हम उसका ब्रेक डाउन करते हैं. ठीक है, तो ये थर्मल डिकम्पोजिशन करते हैं किसका, मेटल ऑक्साइड्स का. लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन आती है. कंडीशन क्या है, मेटल ऑक्साइड कौन से मेटल की ऑक्साइड ली जाएगी. तो मेटल ऑक्साइड यहाँ केवल उन्हीं मेटल्स की यूज की जाती है जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे की तरफ आते हैं, यानी कि लेस रिएक्टिव होते हैं. फॉर एग्जांपल सिल्वर, गोल्ड, मर्क्यूरी, इन सब की. ठीक है, फॉर एग्जांपल क्या दिया हुआ है यहाँ, 2Ag2O सिल्वर ऑक्साइड है, उसको हीट किया जा रहा है, थर्मल डिकम्पोजिशन है. क्या किया जा रहा है, हीट किया जा रहा है. तो 4 मॉलिक्यूल ऑफ Ag + 2 मॉलिक्यूल ऑफ O2 हमें मिल रहा है. ठीक है, ये हो गया सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन. थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, H2O2. H2O2 को हाइड्रोजन परऑक्साइड के नाम से भी जाना जाता है. ठीक है, हाइड्रोजन परऑक्साइड को जब उसका डिकम्पोजिशन किया जाता है, देखिए ये इक्वेशन आपने क्लास 11th में भी पढ़ रखी है हाइड्रोजन चैप्टर में. जब हाइड्रोजन परऑक्साइड का डिकम्पोजिशन किया जाता है तो हमें वाटर मिलता है और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल मिलता है. ठीक है, जब दो मॉलिक्यूल हाइड्रोजन परऑक्साइड के, यहाँ पर दो मॉलिक्यूल होगा. ठीक है, जब दो मॉलिक्यूल हाइड्रोजन परऑक्साइड के हीट किया जाता है तो हमें H2O2 और O2 मिलता है. ठीक है, अब देखिए लार्ज स्केल पे इसका प्रोडक्शन कैसे होता है. तो लार्ज स्केल पर इसका प्रोडक्शन कैसे किया जाता है, फ्रॉम एयर एंड वाटर बाय इलेक्ट्रोलिसिस. एयर या वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस करके हम इसका लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन कर सकते हैं. वाटर की जब इलेक्ट्रोलिसिस की जाती है तो कैथोड पर हाइड्रोजन चला जाता है और एनोड पर ऑक्सीजन चला जाता है. इसी तरीके से एयर की इलेक्ट्रोलिसिस में बाकी सभी अदर गैसेस, सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड को अलग किया जाता है, फिर नाइट्रोजन के कंपाउंड्स को अलग किया जाता है, और इसी तरीके से अदर सभी गैसेस को अलग करके हम क्या निकाल लेते हैं, उसमें से डाइऑक्सीजन का मॉलिक्यूल निकाल लेते हैं. ठीक है, और इसी प्रोसेस में देखिए जब एयर की इलेक्ट्रोलिसिस की जाती है तो डाई नाइट्रोजन और डाइऑक्सीजन दोनों ही प्रोड्यूस होता है. तो ये हो गया मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ डाइऑक्सीजन. क्या क्या है, सबसे पहला तो सॉल्ट कंटेनिंग, ऑक्सीजन कंटेनिंग सॉल्ट को जब हम हीट करते हैं तो वहां से डाइऑक्सीजन मिलता है. दूसरा है मेटल ऑक्साइड्स का थर्मल डिकम्पोजिशन करके भी डाइऑक्सीजन मिल जाता है. हाइड्रोजन परऑक्साइड का भी डिकम्पोजिशन करके हमें O2 मिल जाता है. और लार्ज स्केल पर O2 का प्रोडक्शन करने के लिए, डाइऑक्सीजन का प्रोडक्शन करने के लिए हम एयर या वाटर की इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं. So this is the method of preparation of dioxygen. अब हम डाइऑक्सीजन की जनरल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं. देखिए जनरल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं डाइऑक्सीजन की. सबसे पहले तो ये कलरलेस और ऑर्डरलेस गैस होती है. कलरलेस होती है और ऑर्डरलेस होती है. ठीक है, कलरलेस और ऑर्डरलेस गैस होती है. फिर ये 90 केल्विन के टेम्परेचर पर लिक्विफाई की जा सकती है. कितने टेम्परेचर पर लिक्विफाई हो सकती है, लिक्विफाई और फ्रीज कितने टेम्परेचर पर हो सकती है. तो लिक्विफाई ये 90 केल्विन के टेम्परेचर पर हो सकती है और 55 केल्विन के टेम्परेचर पर इसको फ्रीज किया जा सकता है. O2 जो होता है ये पैरामैग्नेटिक होता है. क्या होता है, पैरामैग्नेटिक होता है. ठीक है, O2 क्या होता है, पैरामैग्नेटिक होता है. इसके साथ ही और एक और चीज क्या बताई गई है,
कि जो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड होता है, O2 के स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड होता है, तो ये जो डबल बॉन्ड है इसकी बॉन्ड इंथैल्पी, क्या बॉन्ड इंथैल्पी, ये बहुत ही हाई होती है, हाई बॉन्ड इंथैल्पी होती है, जिसकी वजह से इस बॉन्ड को ब्रेक करना और नेसेंट ऑक्सीजन को अलग करना बहुत ही टफ होता है। ठीक है, तो O2 में जो बॉन्ड इंथैल्पी होती है वो बहुत हाई होती है। इसके साथ ही 3 तरह के आइसोटोप्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। कौन कौन से हैं? O16, O17 और O18। ठीक है, ये 3 तरह के स्टेबल आइसोटोप्स ऑक्सीजन के पाए जाते हैं। इसके साथ ही मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी बताया था कि जो ऑक्सीजन और ग्रुप 16 के सभी मेंबर्स एलोट्रॉपी भी शो करते हैं, तो ऑक्सीजन भी एलोट्रॉपी शो करता है। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन का एलोट्रॉप क्या है? ओजोन है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो ये हो गए जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ डाईऑक्सीजन। अब देखिए, एनसीईआरटी में डाईऑक्सीजन से रिलेटेड कुछ मेटल्स और नॉन मेटल्स के रिएक्शन भी दिए हुए हैं, जिनमें से कुछ हैं जैसे 2 कैल्शियम का मॉलिक्यूल जब O2 के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? 2CaO। ठीक है, 2CaO का फॉर्मेशन करता है कैल्शियम ऑक्साइड। सिंपल है, जब भी ऑक्सीजन किसी मेटल के साथ मिलेगा तो वो क्या बनाएगा? मेटल ऑक्साइड ही बनाएगा। तो सेम इसी तरह के सभी रिएक्शंस हैं। जैसे अब 4Al + 3O2, 4Al + 3O2 2Al2O3, अल्मोनियम ऑक्साइड बन गई। ठीक है, उसी तरीके से कुछ कैटालिटिक रिएक्शंस भी होती हैं। कैटालिटिक रिएक्शंस का मतलब ऐसी रिएक्शन जो किसी कैटलिस्ट के प्रेजेंस में ही कैरी आउट होती हैं। फॉर एग्जाम्पल SO2 जब O2 के साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ पर एक कैटलिस्ट एक्ट करता है जिसको हम V2O5 वेनेडियम पेंटाऑक्साइड के नाम से जानते हैं। जब सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वहां पर एक कैटलिस्ट वर्क करता है जिसको वेनेडियम पेंटाऑक्साइड कहा जाता है। इसकी प्रेजेंस में क्या बनता है? 2 मॉलिक्यूल ऑफ SO3। ठीक है, SO3 का मॉलिक्यूल यहाँ पर फॉर्म होता है। अब इसके क्या क्या यूजेस होते हैं डाइऑक्सीजन के? लास्ट टॉपिक है इसका, क्या है? कंबशन। जानते हैं हम कंबशन बिना ऑक्सीजन के पॉसिबल नहीं है। नॉर्मल रेस्पिरेशन, हम इनहेलेशन एक्सेलेशन करते हैं तो उसमें ऑक्सीजन जो है वो लाइव गैस कहलाती है। ठीक है, फिर मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील, स्टील के मैन्युफैक्चरिंग में भी ऑक्सीजन का रोल होता है। उसके साथ ही ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग में, वेल्डिंग मशीन्स जहां यूज की जाती हैं वहां पर भी लिक्विड ऑक्सीजन का यूज होता है। और भी हम जानते हैं जैसे हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन सिलेंडर का यूज होता है, रेस्पिरेशन के लिए ही आता है वो। तो ये सारे हो गए यूजेस ऑफ डाइऑक्सीजन। तो इसी के साथ डाइऑक्सीजन का टॉपिक यहाँ पर एंड होता है। देखिए, एनसीईआरटी में एक टॉपिक गिवन है डाइऑक्सीजन के बाद सिंपल ऑक्साइड्स का। सिंपल ऑक्साइड्स क्या होती हैं? जब भी कोई एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ मिलकर के बाइनरी कंपाउंड बनाता है तो उसको ऑक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं? जब भी कोई एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ मिलकर के कोई बाइनरी कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है तो उसको ऑक्साइड कहते हैं। ऑक्साइड्स 2 तरह की होती हैं, पहला होता है सिंपल और दूसरे होते हैं मिक्स्ड। ठीक है, सिंपल और मिक्स्ड 2 तरह की ऑक्साइड्स होती हैं। मिक्स्ड ऑक्साइड्स का एग्जांपल है फॉर एग्जांपल Pb3O4। ठीक है, ये हो गए मिक्स्ड ऑक्साइड। सिंपल ऑक्साइड्स भी 4 तरह की होती हैं। कितने तरह की होती हैं? 4 तरह की। कौन कौन सी हैं ये चारों? पहला तो होती है एसिडिक, एसिडिक ऑक्साइड, दूसरा बेसिक ऑक्साइड, तीसरा एम्फोटेरिक ऑक्साइड और चौथा होता है न्यूट्रल ऑक्साइड। अब देखिए ये होती क्या है। एसिडिक ऑक्साइड्स क्या होती हैं? जो ऑक्साइड्स वाटर के साथ मिलकर के, ऑक्साइड प्लस वाटर, ऑक्साइड प्लस H2O यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, ऑक्साइड प्लस H2O मिलकर के क्या दे? एसिड दे, उसको एसिडिक ऑक्साइड्स कहते हैं। यानी कि वो ऑक्साइड्स जो वाटर में डिसॉल्व होने के बाद एसिडिक बिहेवियर शो करे उनको एसिडिक ऑक्साइड्स कहते हैं। Oxides which shows acidic behavior after dissolving in water are known as acidic oxides. For example, CO2, NO2, SO2, कार्बन की ऑक्साइड, नाइट्रोजन की ऑक्साइड, सल्फर की ऑक्साइड, ये सभी वाटर में डिसॉल्व होने के बाद एसिडिक कैरेक्टर शो करती हैं। फिर बेसिक ऑक्साइड्स क्या होती हैं?
वो ऑक्साइड्स जो वाटर में डिसॉल्व होने के बाद क्या दें, बेस दें, ठीक है, उनको बेसिक ऑक्साइड्स कहते हैं, यानी कि दोज ऑक्साइड विच gives basic nature after dissolving in water are known as basic oxides. For example, इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, CaO, BaO, ठीक है, ये सब क्या है, बेसिक ऑक्साइड्स है। अब आती हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होती हैं, ये डुअल बिहेवियर शो करती हैं। क्या शो करती हैं, डुअल बिहेवियर। डुअल बिहेवियर का मतलब क्या है, ये वाटर में डिसॉल्व होने के बाद एसिडिक और बेसिक दोनों ही बिहेवियर शो कर सकती हैं। तो इस तरह की ऑक्साइड्स को क्या कहते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। फॉर एग्जाम्पल क्या है इसका, Al2O3, अल्मुनियम की ऑक्साइड और जिंक की ऑक्साइड, ये दोनों ही एम्फोटेरिक बिहेवियर शो करती हैं। एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है, दो ड्यूअल बिहेवियर शो करना, एसिडिक भी शो करना, बेसिक भी शो करना, ठीक है, ये होती है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अब न्यूट्रल ऑक्साइड्स क्या होती हैं, न्यूट्रल ऑक्साइड्स वो होती हैं जो नाइदर एसिडिक, ना तो एसिडिक ही बिहेवियर शो करती हैं नॉर बेसिक, न्यूट्रल रहती हैं, ना तो एसिडिक बिहेवियर शो करेंगी ना बेसिक, किसी तरह का कोई नेचर नहीं शो करती हैं ये, इनको क्या कहते हैं, न्यूट्रल ऑक्साइड्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल, इसका एग्जांपल क्या होगा, CO, NO, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, ये सभी जो ऑक्साइड्स हैं ये न्यूट्रल बिहेवियर शो करती हैं, ना ही एसिडिक बिहेवियर ना ही बेसिक बिहेवियर। तो ये हो गए सिंपल ऑक्साइड्स, ठीक है, सिंपल ऑक्साइड्स भी दो तरह की होती हैं, सिंपल और मिक्स्ड। मिक्स्ड क्या होती है, Pb3O4 एग्जांपल है इसका, ठीक है। सिंपल ऑक्साइड्स क्या होती हैं, जो एक एक नेचर शो करें, जैसे एसिडिक, ये चार तरह की होती हैं, एसिडिक, बेसिक, एम्फोटेरिक और न्यूट्रल। एसिडिक ऑक्साइड्स जो कि वाटर में डिसॉल्व होने के बाद एसिड आयन, H+ आयन रिलीज करे बेसिकली, तो ये क्या हो जाएंगी, फॉर एग्जांपल CO2, NO2, SO2, ये सब क्या है, और एक्सेट्रा बहुत सारी भी होती हैं, ये सब कैसा बिहेवियर शो करती हैं, एसिडिक बिहेवियर शो करती हैं, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, एसिडिक ऑक्साइड, ठीक है। फिर बेसिक ऑक्साइड क्या होती है, वो ऑक्साइड जो वाटर में डिसॉल्व होने के बाद बेसिक बिहेवियर शो करे, OH- आयंस रिलीज करे, ठीक है, तो फॉर एग्जांपल CaO, BaO एक्सेट्रा, ठीक है। फिर आता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स वो ऑक्साइड्स होती हैं जो दोनों बिहेवियर शो करें, यानी कि एसिड बिहेवियर भी शो करें और बेसिक बिहेवियर भी शो करें। फॉर एग्जांपल Al2O3, अल्मुनियम की ऑक्साइड और जिंक की ऑक्साइड एम्फोटेरिक बिहेवियर शो करती हैं। लास्ट है हमारी न्यूट्रल ऑक्साइड, जो ना ही एसिडिक हो ना ही बेसिक हो। फॉर एग्जांपल CO and NO, दीज आर सिंपल ऑक्साइड्स। ग्रुप 16 एलिमेंट्स का हमारा नेक्स्ट कंपाउंड है ओजोन। ओजोन का फॉर्मूला होता है O3, ये एक एलोट्रोप होता है ऑक्सीजन का। ओजोन की लेयर हम सभी जानते हैं, ओजोन की एक लेयर एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। क्यों प्रेजेंट होती है, ये हमें सन की अल्ट्रावायलेट रेस को डायरेक्ट अर्थ पर आने से प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। ओजोन की जो लेयर है वो सी लेवल से, अर्थ के सी लेवल से एटमॉस्फेयर में 20 किलोमीटर्स की हाइट पर सिचुएटेड है। ओजोन लेयर जो है वो एटमॉस्फेयर में सी लेवल से 20 किलोमीटर की हाइट पर प्रेजेंट है। ओजोन का प्रिपरेशन कैसे करते हैं, देखिए, ओजोन का प्रिपरेशन स्लो ड्राई स्टीम को जब हम साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के थ्रू पास कराते हैं, स्लो ड्राई स्ट्रीम को जब साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के थ्रू पास कराते हैं, तो O2 का कन्वर्जन, स्टीम में प्रेजेंट ऑक्सीजन का कन्वर्जन O3 ओजोन में होता है, ठीक है। कितना परसेंट होता है, 10%, ठीक है। 10% ऑक्सीजन जो उसमें प्रेजेंट होता है उसका कन्वर्जन किस में हो जाता है, O3 में हो जाता है, ठीक है। जब ये ऑक्सीजन O3 में कन्वर्ट हो जाती है तो इस ऑक्सीजन को क्या कहा जाता है, ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन। अब यहाँ पर साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज क्यों हुआ है, यूज किया गया है, इसलिए क्योंकि ये प्रोसेस हाईली इंडोथर्मिक होता है, ठीक है। हाईली इंडोथर्मिक होने की वजह से यहाँ पर साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का यूज किया गया है। अब एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं ओजोन का। ओजोन दो रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स बनाता है, ये दोनों, ठीक है। एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड और एक ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड, 3 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के इसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज देख लेते हैं ओजोन की।
सबसे पहले तो इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है, थोड़ी डिफरेंट स्मेल होती है इसकी। फिर पेल ब्लू कलर की गैशियस फॉर्म में जब ये प्रेजेंट होता है तो इसका कलर क्या होता है, पेल ब्लू कलर। लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होगा तो इसका कलर डार्क ब्लू होगा, जबकि सॉलिड फॉर्म में इसका कलर वॉयलेट ब्लैक कलर का होता है। ठीक है, इसकी स्मॉल कंसंट्रेशन, जब कंसंट्रेशन बहुत हाई नहीं होती है तो स्मॉल कंसंट्रेशन इसकी हार्मलेस होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब इसकी कंसंट्रेशन बढ़ा दी जाती है तब ये हार्मफुल हो सकता है, क्योंकि ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स ये क्रिएट कर सकता है। ठीक है, लेकिन जब तक स्मॉल कंसंट्रेशन है तब तक ये हार्मलेस होता है। दूसरी चीज, ये थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल होता है, थर्मोडायनेमिकली ओजोन स्टेबल नहीं होती है। लास्ट वन इज पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है ये। ठीक है, एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी ये वर्क करता है। अब लास्ट में ओजोन के लिए कुछ थ्रेट्स दिए हुए हैं, किन किन चीजों से ओजोन लेयर जो एटमॉस्फेयर में बनी हुई है उसको हार्म हो सकता है। तो नाइट्रोजन की ऑक्साइड जब पहुंचती है एयर में ऊपर, तो ये क्या करती है कि ओजोन में से ऑक्सीजन निकाल करके NO3 अलग बना लेती है। तो ओजोन में से जब एक ऑक्सीजन निकल गया तो वो O2 बन गया, तो ओजोन की लेयर डिप्लीट होती है इसकी वजह से। इसलिए NO2 जो होता है, नाइट्रोजन की ऑक्साइड, हार्मफुल होती है उसके लिए। और भी बहुत सारी चीजें जैसे एरोसोल गैस स्प्रे हो गया, वो भी ओजोन के लिए हार्मफुल है। जो फ्रिज AC से निकलने वाली गैसेस हैं वो, उसमें भी नाइट्रोजन की ऑक्साइड होती है जो कि ओजोन लेयर को डिप्लीट कर देती है। ठीक है, तो ये हो गई ओजोन की प्रॉपर्टीज। लास्ट में यूजेस देख लेते हैं ओजोन के, क्या क्या यूजेस हैं। तो एज अ जर्मिसाइड यूज किया जाता है, एज डिसइंफेक्टेंट्स यूज किया जाता है, और साथ ही ये अभी मैंने आपको बताया कि ये पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है। तो ओजोन का यूज एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किया जाता है, कहाँ पर, इन प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट बनाने में ओजोन का यूज एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किया जाता है। तो ये हो गया कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट ओजोन। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ सल्फर। सल्फर के एलोट्रॉपिक फॉर्म्स, तो मेनली दो एलोट्रॉपिक फॉर्म्स हमें सल्फर के पढ़ने हैं। पहला है रोम्बिक सल्फर और दूसरा है मोनोक्लिनिक सल्फर। रोम्बिक सल्फर को हम अल्फा सल्फर भी कहते हैं, क्या कहते हैं, अल्फा सल्फर। ठीक है, अल्फा सल्फर भी कहते हैं, जबकि मोनोक्लिनिक को हम बीटा सल्फर भी कहते हैं। ठीक है, बीटा सल्फर और अल्फा सल्फर। रोम्बिक अल्फा सल्फर और मोनोक्लिनिक बीटा सल्फर। सबसे पहले रोम्बिक को देखते हैं। तो रोम्बिक सल्फर जो होता है वो येलो कलर का होता है। कैसा होता है, येलो कलर का होता है। और ये अबव 369 केल्विन क्या होता है, बिलो 369 केल्विन ये स्टेबल होता है। ठीक है, अब रोम्बिक सल्फर जो है वो, रोम्बिक सल्फर वाटर में इनसॉल्युबल होता है, वाटर इनसॉल्युबल होता है। जबकि किन चीजों में सॉल्युबल होता है, ये सॉल्युबल इन CS2, अल्कोहल, बेंजीन, इन सब चीजों में रोम्बिक सल्फर जो है वो सॉल्युबल होता है। इसको प्रिपेयर कैसे किया जाता है, ये क्रिस्टल्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो इसका प्रिपरेशन रोल सल्फर को हीट करके उसके बाद इवेपोरेट किया जाता है। रोल सल्फर को हीट करके इवेपोरेट किया जाता है तो क्या मिलता है हमें, क्रिस्टल्स फॉर्म होते हैं। वो क्रिस्टल किसके होते हैं, अल्फा सल्फर के या फिर रोम्बिक सल्फर के क्रिस्टल्स वहां पर फॉर्म होते हैं। रोम्बिक सल्फर के बारे में एक बार फिर से देख लें, येलो कलर का होता है, वाटर इनसॉल्युबल। किन किन चीजों में सॉल्युबल हो सकता है, अल्कोहल, बेंजीन, CS2, इन सारी चीजों में सॉल्युबल होता है। प्रिपरेशन कैसे होती है इसकी, रोल सल्फर को हीट करके इवेपोरेट किया जाता है तो रोम्बिक सल्फर के क्रिस्टल्स फॉर्म हो जाते हैं। ठीक है, ये जो है ये स्टेबल बिलो 369 केल्विन, 369 केल्विन के नीचे ये स्टेबल रहता है, उसके ऊपर ये अनस्टेबल हो जाता है। अब देखिए मोनोक्लिनिक सल्फर क्या होता है। मोनोक्लिनिक सल्फर को बीटा सल्फर के नाम से भी जानते हैं। ये किसमें सॉल्युबल होता है, ये केवल और केवल सॉल्युबल इन CS2, सिर्फ और सिर्फ CS2 में ये सॉल्युबल होता है और बाकी किसी चीज में भी ये सॉल्युबल नहीं होता है। और दूसरी चीज, इसकी प्रिपरेशन कैसे होती है, तो रोम्बिक सल्फर को रोम्बिक सल्फर को
जब हम 369 केल्विन के ऊपर टेम्परेचर करके रेस करके हीट करेंगे, 369 केल्विन के ऊपर हीट करेंगे, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? मोनोक्लिनिक सल्फर में। ठीक है, मोनोक्लिनिक सल्फर में। क्या कह रहा है कि जब हम रोम्बिक सल्फर को 369 केल्विन के ऊपर हीट करेंगे, ठीक है, उस इतने टेम्परेचर से ऊपर हीट करेंगे, तो ये मोनोक्लिनिक सल्फर में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो मोनोक्लिनिक सल्फर है, ये कहां पर स्टेबल होता है? स्टेबल अबव 369 केल्विन, अबव 369 केल्विन। मोनोक्लिनिक सल्फर जो है वो 369 केल्विन के ऊपर स्टेबल होता है, जबकि रोम्बिक सल्फर जो है वो 369 केल्विन के नीचे स्टेबल होता है। ये हो गई इतनी बातें। अब एक और चीज क्या है, देखिए दोनों ही जो है वो 369 केल्विन के अराउंड में स्टेबल या अनस्टेबल हो रहे हैं। तो 369 केल्विन जो टेम्परेचर है वो इन दोनों के बीच का कॉमन टेम्परेचर हुआ। 369 केल्विन जो है वो इन दोनों के बीच का कॉमन टेम्परेचर हुआ। तो वो टेम्परेचर एट विच बोथ आर स्टेबल, ऐसा टेम्परेचर जिस पे दोनों ही स्टेबल हों, उस टेम्परेचर को क्या कहेंगे? ट्रांजिशन टेम्परेचर। ऐसा टेम्परेचर जिस पर दोनों ही स्टेबल हों, उस टेम्परेचर को क्या कहेंगे? ट्रांजिशन टेम्परेचर। ठीक है, ऐसा टेम्परेचर जिसपे दोनों ही रोम्बिक और मोनोक्लिनिक दोनों ही स्टेबल हों, दोनों टाइप ऑफ सल्फर, उसको क्या कहेंगे? ट्रांजिशन टेम्परेचर कहेंगे। और वो कौन सी स्टेट होती है? एट 369 केल्विन। 369 केल्विन के ऊपर मोनोक्लिनिक स्टेबल होता है, 369 के नीचे रोम्बिक स्टेबल होता है। तो जो 369 केल्विन है, इस टेम्परेचर पर दोनों ही स्टेबल होते हैं, और इसी टेम्परेचर को क्या कहते हैं? हम ट्रांजिशन टेम्परेचर कहते हैं। ठीक है, और ये दोनों ही हैं, बोथ एग्जिस्ट एज S8। S8 के मॉलिक्यूल में दोनों ही एग्जिस्ट करते हैं। तो ये हो गया एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर। दो एलोट्रॉप्स पढ़े हमने, रोम्बिक और मोनोक्लिनिक। अब इसके साथ ही एक चीज और आती है यहाँ, वो क्या है? स्ट्रक्चर। तो दो तरह के स्ट्रक्चर इसके बनाए जा सकते हैं। कौन कौन से? एक S8 मॉलिक्यूल का, एक स्ट्रक्चर बनेगा S8 मॉलिक्यूल का, और एक S6 का। एक होता है S8 का और दूसरा होता है साइक्लो S6 का। ठीक है, दो तरह के स्ट्रक्चर बनते हैं। तो जो S8 का स्ट्रक्चर बनता है वो क्राउन शेप्ड बनता है। ठीक है, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर उसका होता है। किस तरह का स्ट्रक्चर? कुछ ऐसा, 8 सल्फर के मॉलिक्यूल्स लगे हुए होंगे। 8 सल्फर के मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े हुए होते हैं। यही स्ट्रक्चर होता है, क्राउन शेप्ड स्ट्रक्चर होता है S8 का। जबकि S6 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। S6 का कुछ स्ट्रक्चर ऐसा होता है, 6 मॉलिक्यूल्स सल्फर के अटैच्ड होते हैं। ये क्या हो गया? S6 साइक्लो S6 का स्ट्रक्चर, जबकि ये S8 मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर होता है। और दूसरी क्या है? S8 जो है यही डोमिनेंट होता है, यही डोमिनेंट स्पीसी है। और दूसरी चीज ये पैरामैग्नेटिक भी है, पैरामैग्नेटिक भी होता है। तो S8 का मॉलिक्यूल जो है वो डोमिनेंट भी होता है, पैरामैग्नेटिक भी होता है। उसका स्ट्रक्चर जो होता है वो क्राउन शेप्ड होता है, जबकि साइक्लो S6 का स्ट्रक्चर चेयर शेप्ड होता है। तो ये हो गए सल्फर और उनके एलोट्रॉपिक फॉर्म्स। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड क्या होती है? देखिए, सल्फर की ऑक्साइड, दो ऑक्सीजन वाली ऑक्साइड यानी कि SO2, ठीक है, इसके बारे में हमें पढ़ना है। सबसे पहले मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन देख लेते हैं। तो पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन है सल्फर इज बर्न्ड इनटू एयर। एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, सिंपली सल्फर को हम एयर की प्रेजेंस में बर्न करेंगे, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, सल्फर ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होकर के क्या बना लेगा? SO2। S plus O2 gives SO2। दूसरा मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो कि लेबोरेटरी में SO2 के प्रिपरेशन के लिए यूज किया जाता है, वो क्या है?
SO3 2-, ठीक है, SO3 2- को जब H2SO4 की प्रेजेंस में मिक्स किया जाता है तो क्या मिलता है, वाटर प्लस SO2, ठीक है। SO3 2- को जब H2SO4 के साथ रिएक्ट कराया जाता है तो वाटर और SO2 हमें मिलता है। इंडस्ट्रियली इसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है, सो बाय रोस्टिंग ऑफ सल्फाइड ओर। सल्फाइड ओर की रोस्टिंग एक मेटलर्जी का ही प्रोसेस होता है। तो जब सल्फाइड ओर की रोस्टिंग होती है उस टाइम में भी SO2 का फॉर्मेशन होता है। ये रिएक्शन क्या होती है, FeS2 जब 11 मॉलिक्यूल ऑफ O2 के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, Fe2O3 और SO2 का फॉर्मेशन होता है। इस प्रोसेस से इंडस्ट्रियली SO2 बनाई जाती है। अब प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं सल्फर डाइऑक्साइड की, तो सबसे पहले तो ये कलरलेस गैस होती है, पंजेंट स्मेल होती है उसकी, और हाईली सॉल्युबल इन वाटर होती है, कंप्लीटली वाटर में सॉल्युबल हो जाती है। इसका बिहेवियर कुछ कुछ एज सिमिलर एज CO2 होता है। इसका बिहेवियर कुछ कुछ एज सिमिलर एज CO2 होता है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, देखिए अब ये कुछ रिएक्शंस करते हैं, जैसे कि SO2 वाटर के साथ मिलकर के H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड बनाता है। सल्फर डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिक्स होकर के सल्फ्यूरस एसिड का फॉर्मेशन करता है। फिर आता है सल्फर डाइऑक्साइड क्लोरीन के साथ मिलकर के क्या बनाता है, तो सल्फर डाइऑक्साइड क्लोरीन के साथ मिलकर के सल्फ्यूराइल क्लोराइड बनाता है। क्या बनाता है, सल्फ्यूराइल क्लोराइड SO2Cl2 बनाता है। अब इसी के साथ SO2 जब कैटालिटिक रिएक्शन करता है ऑक्सीजन के साथ, SO2 कैटालिटिक रिएक्शन करता है वेनेडियम पेंटाऑक्साइड की प्रेजेंस में, तो क्या बनाता है, SO3 का फॉर्मेशन करता है। SO3 ऑक्सीजन के साथ कैटालिटिक रिएक्शन करता है वेनेडियम पेंटाऑक्साइड की प्रेजेंस में और क्या बनाता है, SO3 का फॉर्मेशन करता है। तो ये हो गई प्रॉपर्टीज ऑफ SO3। अब इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, एंगुलर स्ट्रक्चर होता है। एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से, दूसरा ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होता है। दो रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स होते हैं। सो दिस इज द एंगुलर स्ट्रक्चर ऑफ SO2। एनसीईआरटी में कुछ ऑक्सा एसिड्स ऑफ सल्फर गिवन है। ऑक्सा एसिड्स बहुत सारे होते हैं सल्फर के, बट मेनली इन्हीं 4 ऑक्सा एसिड्स का स्ट्रक्चर हमें एनसीईआरटी में गिवन है। फर्स्ट वन इज सल्फ्यूरस एसिड। सल्फ्यूरस एसिड का फॉर्मूला H2SO3। H2SO3 में क्या होता है, सल्फर का एक सेंट्रल एटम सिंगल बॉन्ड से एक OH से, दूसरे एक OH से और डबल बॉन्ड से एक O के साथ कनेक्टेड होता है। देखिए सल्फर हमेशा ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड से जुड़ा होगा और OH के साथ सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होगा, ठीक है। अब दूसरा है हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, दो H के मॉलिक्यूल्स OH के साथ सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है और दो O के साथ डबल बॉन्ड से सल्फर जुड़ा हुआ है। ये हो गया सल्फ्यूरिक एसिड। तीसरा है हमारे पास पर ऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड। पर ऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड H2SO8। इसमें क्या होता है, H2SO4 के दो मॉलिक्यूल, सिंपल H2SO4 के दो मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े हुए हैं, बट अंतर क्या है, देखिए यहाँ नीचे वाले ऑक्सीजन के पास यहाँ पर डबल बॉन्ड है और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड से ये दोनों ही जुड़े हुए हैं। तो ये क्या है, पर ऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड। सिंपल हम कहें तो दो H2SO4 के मॉलिक्यूल्स जुड़े हुए हैं, लेकिन अंतर क्या है, यहाँ पर एक ही OH ग्रुप है, यहाँ पर दो OH ग्रुप है, यहाँ पर डबल बॉन्ड वाला ऑक्सीजन। सिंपल हम कहें तो इस स्ट्रक्चर को ऐसे पलट दिया गया है और ऑक्सीजन H की जगह सिंगल ऑक्सीजन आ गया है, ठीक है। सिंगल ऑक्सीजन आपस में जुड़ गए हैं दोनों मॉलिक्यूल के। फिर आया है हमारा पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। पायरोसल्फ्यूरिक एसिड क्या है, देखिए ओलियम भी जिसको कहते हैं H2SO7, इसका फॉर्मूला होता है H2SO7। इसको ओलियम के नाम से भी जानते हैं। इसमें भी देखिए क्या है, सल्फर का एक मॉलिक्यूल दो ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड से जुड़ा है और एक OH के साथ। तीसरा ऑक्सीजन जो है वो इन दोनों ही सल्फर के मॉलिक्यूल के बीच में एज अ कनेक्टिंग लिंक वर्क कर रहा है। इसमें भी सल्फर का एक मॉलिक्यूल दो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है, एक OH के साथ जुड़ा है। तो ये हमारा ओलियम H2SO7, ठीक है। ये है पायरोसल्फ्यूरिक एसिड जिसको ओलियम के नाम से जानते हैं। पर ऑक्सीडाई सल्फ्यूरिक एसिड H2SO8, सल्फ्यूरिक एसिड एंड सल्फ्यूरस एसिड। सो दीज आर ऑक्सा एसिड्स ऑफ सल्फर। इसी के साथ मैं ये वीडियो एंड करती हूँ। अगर आपको वीडियो समझ में आया तो इसे लाइक करिए, कमेंट्स करिए, शेयर करिए, और अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप उनसे कमेंट सेक्शन में पूछिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिए। थैंक यू।